गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्वागत है आप सभी का समाज शास्त्र के बीएससी 1 की पहली कक्षा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुछ विषयों में बीएससी मतलब वैल्यू एडेड कोर्स शामिल किया गया है। वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में आपको राजन तिवारी सर के क्लास में ऑलरेडी पता चल चुका है कि वैल्यू एडेड कोर्स जो है 2 क्रेडिट का होगा, कुल 50 अंक का होगा, जिसमें से 15 अंक जो है आपका इंटरनल एग्जाम और असेसमेंट का होगा और 35 मार्क्स का आपका जो है मुख्य परीक्षा होगा बीएससी के तहत। तो कई विषयों के बीएससी, जैसे कि साइंस के कुछ बीएससी के मैं बताता हूँ, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी और हार्वेस्टिंग है। वैसे क्या बोलते हैं, राजनीति शास्त्र में जो संवैधानिक मूल्य पर बीएससी बनाया गया है, वैसे समाज शास्त्र में भारतीय मूल्य और परंपरा पर बीएससी बनाया गया है। मतलब इसमें हम भारतीय परंपरा और मूल्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये बीएससी ऐसा है कि कोई भी स्ट्रीम का व्यक्ति जो है इसको ले सकता है। तो मेरा वही सजेशन है, जैसे राजन तिवारी सर ने बताया, कि आपको जो है अपनी सुविधा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार बीएससी का चयन करना है। तो भारतीय परंपरा और मूल्य एकदम सामान्य सा विषय है, सभी लोग हम लगभग उसके बारे में जानते हैं। तो समाज शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे भारतीय परंपरा और मूल्य के बारे में। तो देखिए, इसका सिलेबस जैसे हम देखेंगे कि 2 इकाई है। 2 इकाई में जो है, इकाई 1 में जो है भारतीय मूल्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। उसके बाद है आश्रम और पुरुषार्थ की अवधारणा को पढ़ेंगे कि आश्रम और पुरुषार्थ क्या है। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे रीति रिवाज एवं परंपराएं और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को, है ना। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे। तो आज हम पहला यूनिट से चालू करते हैं। पहला टॉपिक जो है भारतीय मूल्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय मूल्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने से पहले हम मूल्यों के बारे में जानते हैं कि मूल्य क्या होते हैं। देखिए, मूल्य किसी भी समाज का आधारभूत तत्व होता है। मूल्यों के आधार पर ही किसी समाज का जो है आने वाला फ्यूचर जो है डिसाइड होता है। मूल्य क्या होता है? मूल्य जो है समाज द्वारा स्वीकृत कुछ व्यवहार या लक्ष्य होते हैं जिसको समाज जो है स्वीकृति देता है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि हमारे भारतीय समाज में क्या माना जाता है कि बड़े बुजुर्गों का हमको सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, कि अतिथि को जो है देव के समान जो है मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। वैसे जो है अहिंसा की, हिंसा नहीं करना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से किसी के प्रति जो है दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये सब क्या है? मूल्य है। तो मूल्यों के बारे में हम थोड़ा मोटा मोटी जानेंगे पहले कि मूल्यों की विशेषता क्या होती है। तो मूल्य क्या होते हैं? सार्वभौमिक होती है, हर जगह पाया जाता है, हर देश काल में मूल्य पाए जाते हैं। समाज में है तो समाज में मूल्य पाया जाएगा। गतिशीलता पाई जाती है, समय के साथ मूल्य बदलते रहते हैं। उसके बाद है मूल्यों में कई बार प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है। कुछ मूल्य आपस में टकराते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है। मान्यता प्राप्त लक्ष्य होता है मूल्य जो है, जैसा मैं बता चुका हूं कि मूल्य वही होंगे जिसको समाज मान्यता देगा, है ना। जैसे कि आप सामाजिक मूल्यों का क्या बोलते हैं, पालन करते हैं तो आपको समाज में एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति माना जाता है ना। मूल्यों के पालन करने वाले व्यक्ति को अच्छा माना जाता है। हाँ, लेकिन मूल्य का आप पालन नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको जेल भेज दिया जाएगा। भाई, आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे तो उसके लिए आपको जेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन समाज आपको अच्छा नहीं मानेगा, है ना। तो समाज अपने हिसाब से उसको डिफाइन करता है, फिर आपको उस हिसाब से दंड देता है ना, कि आपको अच्छा मानेगा या बुरा मानेगा, फिर समाज वो डिसाइड करता है। ठीक है, कानूनी रूप से उसका जो है कोई दंड नहीं मिलता उसमें। और इसमें व्यक्ति को मूल्य मानने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जाता है कि आप मानो ही मानो, है ना। उसमें व्यक्ति जो है किसी भी मूल्य को मानने के लिए खुद से जब प्रेरित होता है कि नहीं, ये समाज द्वारा स्वीकृत है और ये अच्छा है, जब ये मानता है तब मूल्य का पालन करता है। भाई, बड़े बुजुर्गों का जो है सम्मान के लिए आपको ठोक पीट के, है ना, मार पीट के नहीं सिखाया जाता कि आपको मानना ही मानना है। ठीक है, आप ये अच्छा मानते हो, समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, ये अच्छा मानते हो, इसलिए ये इसका पालन करते हो, है ना। इसका जो है मूल्य जो है, इसका समाजीकरण के माध्यम से आंतरिकरण होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चे को सिखाया जाता है पहले परिवार से, फिर बाद में पड़ोसी से, खेल के समुदाय से, बाहरी समाज से जब आप संपर्क में आते हो तब जो है इसको सिखाया जाता है कि हमारे जो मूल्य हैं
भारतीय जो मूल्य हैं या कोई किसी भी समाज के जो मूल्य हैं उसको सिखाया जाता है कि आपको जो है ये इन मूल्यों का पालन करना है। तो सामाजिकरण के माध्यम से इनका आंतरिकरण होता है। ठीक है, सामाजिकरण क्या है? सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है प्राणीशास्त्रीय जीव से सामाजिक प्राणी बनता है ना। भाई व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो जीव मात्र होता है, मांस का एक टुकड़ा मात्र होता है ना, एक जानवर की तरह ही होता है। लेकिन जब वो सामाजिक मूल्यों को सीखता है, सामाजिक परंपराओं को सीखता है तो उसको सामाजिकरण होता है ना। तो सामाजिकरण के माध्यम से ही व्यक्ति जो है इनको सीखता है। उसके बाद जो है मूल्यों का कुछ महत्व होता है, मूल्यों का बिल्कुल महत्व होगा, है ना। तो सामाजिक व्यवस्था तथा संतुलन करने में जो है मूल्य अपना योगदान देते हैं। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में और संतुलन बनाए रखने में मूल्य का महत्व है। व्यक्ति का मानवीकरण करता है, मैं जैसे बता चुका हूं, है ना। मतलब सामाजिकरण के द्वारा ही इंसान इंसान बनता है, व्यक्ति व्यक्ति बनता है ना। इसके बिना जो है व्यक्ति व्यक्ति नहीं बन सकता। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक रिसर्च के लिए क्या किया गया कि छोटे से बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को भेड़िए के गुफे में रख दिया गया था। भेड़िए के गुफे से जब उसको 18 साल 20 साल के बाद निकाला गया तब वो देखा गया कि वो तो इंसान बन ही नहीं पाया था। वो भेड़िए की तरह ही सूंघ के चलता था, उसी की तरह गुर्राता था, उसी की तरह व्यवहार करता था। तो कहने का क्या मतलब है, आप समाज में जब मूल्यों के माध्यम से जब आपका सामाजिकरण होता है तभी आप जो है मानव बनते हो, व्यक्ति बनते हो। ठीक है, व्यवहारों का निर्देशन होता है। तो मूल्य जो है व्यक्ति के व्यवहारों का निर्देशन भी करता है ना, कि समाज में हमें किस टाइप का व्यवहार करना है, ये भी हमको मूल्य बताता है। व्यक्तिक अनुकूलन में भी सहायक होता है कि व्यक्ति को जो है कैसा व्यवहार करना है, हमारे मूल्य कैसे हैं, उससे उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं। संस्कृति को एक स्थायीपन भी मिलता है मूल्यों के माध्यम से, ये भी इसका महत्व है ना। संस्कृति जो हमारी चली आ रही है, मूल्य के माध्यम से ही उसको स्थायीपन मिलता है। हाँ, तो अब जो है हम जो है भारतीय मूल्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। मतलब भारतीय मूल्य इतिहास से लेकर के अब तक कैसे कैसे विकसित रहा है, कौन कौन से मूल्यों में बदलाव आया है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक काल तक का देखते हैं। तो इसका समय जो है 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। मतलब ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व की बात कही जा रही है। इसमें सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आप जानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और ऐसी सभ्यता जिसका एकमात्र हमको लेख मिलता है, लास्ट यही सभ्यता है जिसको हम जानते हैं, उससे पहले की किसी भी सभ्यता को हम नहीं जानते। तो ये जो है एक समृद्ध सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे अभी का समय है ना, लगभग ऐसी सभ्यता उस समय भी थी। मतलब उस समय के लोग काफी डेवलप थे। मतलब रोड नालियों का जो बनावट देखा गया है, लोगों का जो रहन सहन देखा गया है, उस आधार पर यह माना गया है कि उस समय की ये सभ्यता जो है काफी रिच थी, काफी समृद्ध थी। ठीक है, तो उस समय किस टाइप के मूल्य थे उसको देखते हैं। तो उनका जो रहन सहन है उसके आधार पर माना गया है कि एकता, सहिष्णुता की भावना, सह अस्तित्व और पर्यावरण के प्रति जो उनके मूल्य थे उनका प्रमाण हमको मिलता है। क्योंकि लोग एक साथ रहते थे, पानी पीने की जो व्यवस्था थी, रोड नाली की जो व्यवस्था थी, उनसे जो उनका सहयोग की भावना जो है, एकता की भावना है, वो झलकती है। जो उनमें जो है प्रकृति के प्रति जो प्रेम पाया जाता था, जो प्रकृति पूजा की जाती थी, उसके आधार पर भी वहां पे जो प्राकृतिक मूल्य है ना, प्रकृति के प्रति जो मूल्य है, इनको जो है देखा जा सकता है। शहरों का नियोजन जो है, इमारतों का निर्माण जो है, जल निकासी की जो प्रणाली है, इससे उनमें अनुशासन जो है और व्यवस्था जो है समाज में कैसी थी, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे कि प्रकृति की पूजा, देवी देवताओं का पूजा जो है वो लोग करते थे, उसका भी प्रमाण मिलता है उस समय का, है ना। सामुदायिक सहयोग की भी भावना उस समय दिखाई देती थी। जिस हिसाब से वो लोग पानी पीने की व्यवस्था, रोड नाली की व्यवस्था जो करते थे, तो इससे भी ये पता चलता था। वही धार्मिक प्रथाएं जैसे कि देवी की पूजा करना, है ना, प्रारंभिक शिव आकृति पाई गई है वहां पे, है ना। तो आदि के आधार पर जो भी जो है क्या कहा गया है कि मतलब उस समय के मूल्यों का हम अनुमान लगा सकते हैं। बैल के प्रति उनका जो सम्मान था उसको भी हम अनुमान लगाया जा सकता है उसका। ठीक है, उसके बाद जो है वैदिक काल में जो है कुछ मूल्य पाए गए, जैसे कि धर्म जो है, तो धर्म को जो है केवल अनुष्ठान तक सीमित नहीं था। धर्म जो है जीवन के हर पहलू में व्याप्त था। धर्म जो है, तो इसमें
उत्तरदायित्व, कर्तव्य, नैतिकता का पालन आदि भी शामिल था, है ना। तो ये जो है हम उस समय में जो है भारतीय मूल्य को जान सकते हैं। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर भी हम जो है भारतीय मूल्य को जान सकते हैं। जैसे कर्म बोलते हैं ना कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका पुनर्जन्म होगा, आपका जो जन्म है वो आपके पिछले कर्म के आधार पर ही हुआ है। इस टाइप का जो मूल्य थे ये हम वैदिक काल में देखने को मिलता है। ये सब जैसे वर्ण व्यवस्था जो है वैदिक काल से ही देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था जैसे मैं बता चुका हूँ अपनी समाजशास्त्र की जो मुख्य क्लास है उसमें कि, और आगे हम अभी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे। जैसे आश्रम में हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता था, वर्ण 4 वर्णों में बांटा गया था कार्य के आधार पर, कर्म गुण योग्यता के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। उसमें जैसा जैसा आपका कर्म होता था या गुण होते थे या जिसे आपने योग्यता होती थी वैसा आपको कार्य मिलता था। आप में पठन पाठन का कार्य अगर क्षमता थी, योग्यता थी, उपदेश देने की योग्यता थी तो आपको ब्राह्मण कहा जाता था। आप में अगर रक्षा का गुण था, शरीर से हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होते थे तो वो जो है आप रक्षा का कार्य करते थे तो आपको क्षत्रिय कहा जाता था। अगर आप व्यापार कृषि का काम करते थे तो आपको जो है वैश्य कहा जाता था। अगर आप सेवा का क्षेत्र करते थे जैसे सफाई करना, इस टाइप का जो सेवा का क्षेत्र है तो आपको शूद्र कहा जाता था, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम था। इसमें क्या है, ओपन सिस्टम था। जैसे अभी आपने हमारा जो अभी सिस्टम है ना, जैसा आप पढ़ाई लिखाई करोगे, जैसा आप काम करोगे वैसा आपको पद मिल जाता है। ऐसा तो नहीं है कि चाय वाले का बेटा जो है वो कलेक्टर नहीं बन सकता, बन जाता है नहीं, है ना। भाई सफाई कर्मचारी का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत गरीब परिवार से आते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने, है ना। तो अब जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, राजा वही बनता है जो योग्य होता है। कहने का मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था भी वही सिस्टम था, जैसी आप में योग्यता थी वैसा आपको कार्य मिलता था। शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता था, ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र बन सकता था। अगर उसमें सफाई का काम करना है उसको या व्यापार का काम करना है तो जैसा उसको उसमें योग्यता होती उस हिसाब से जो है वो बन जाता। अब जो है आश्रम व्यवस्था भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटी बात 4 आश्रमों में बांटा गया था। 4 आश्रम मतलब कि कहने का ये अर्थ ये है कि व्यक्ति के जो जीवन काल है उसको सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ सके, इसलिए 4 आश्रमों में बांटा गया था। क्या होता है, हर उम्र की अवस्था में व्यक्ति का अनुभव है ना, उसका जो योग्यता अलग अलग होती है। जैसे व्यक्ति के उम्र को 100 वर्ष अनुमानित मान करके 4 भागों में बांटा गया था, 25-25 वर्ष करके। 0 से 25 वर्ष जो है आपको जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में दिया गया था। 25 से 50 साल तक का जो उम्र है आपको उसको गृहस्थ आश्रम में दिया गया था। उसके बाद 50 से जो 75 है वो वानप्रस्थ आश्रम में रखा गया था। उसके बाद 75 से ऊपर जो आपका जीवन काल है उसको संन्यास आश्रम में रखा गया था। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, भारतीय मूल्य हमें वैदिक काल से मिलते हैं। ठीक है, उसका यज्ञ जो है ना, यज्ञ करना, प्रकृति की पूजा करना, ये सब भी हमें वैदिक काल से मिलता है। कुछ उत्तर वैदिक काल में आत्मा और ब्रह्म का सिद्धांत मिलता है, जिसमें जो है आत्मा से परमात्मा का मिलन के बारे में बताया गया है, जिससे ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये हम पुरुषार्थ में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अहिंसा और सत्य का सिद्धांत भी इसी समय से हमें मिलता है, जिसे बाद में जो है गांधी जी ने अपनाया। ध्यान और योग का जो मूल्य है वो भी हमें उत्तर वैदिक काल से देखने को मिलता है। उसके बाद महाकाव्य काल में हम आते हैं। महाकाव्य काल में जब रामायण और महाभारत का समय था उसमें भी हमें कुछ मूल्य देखने को मिलते हैं। जैसे धर्म और कर्तव्य का पालन करना। धर्म मतलब पुत्र धर्म का जैसे पालन किन्होंने किया, श्री राम ने। श्री राम ने अपने पिता के कहने पर ही जो है वनवास स्वीकार किया, तो ये क्या कहलाता है, पुत्र धर्म कहलाता है। तो ये जो धर्म का पालन है ये हमें रामायण काल से मिलता है। कर्तव्य जो पालन है, अपना जो कर्तव्य निभाया उन्होंने, वो हमें देखने को मिलता है। त्याग और परोपकार देखने को मिलता है। भाई सत्ता को चाहते तो बड़ा बेटा होने के नाते जो है वो पा सकते थे सत्ता को, है ना, मना कर देते कि जो है मैं नहीं जाऊंगा वनवास, मैं क्यों जाऊंगा वनवास किसी के कहने पे, है ना। तो त्याग की भावना जो है, त्याग का जो मूल्य है हमें उस समय से देखने को मिलती है। ठीक है, परोपकार की भावना, दूसरे के प्रति परोपकार करना। जैसे आदर्श राजा का उन्होंने उदाहरण दिया, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ऐसा उनको बोलते हैं। तो आदर्श जो है उनको राजा माना जाता है। उसके बाद जो है परिवार और समाज का जो मूल्य है उसके भी बारे में हमको जानने को मिलता है। जैसे पांडवों का जो है, पांडवों के बारे में जानने को मिलता है ना, क्या बोलते हैं, महाभारत काल में। तो ये परिवार के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसके बारे में जानने को मिलता है। तो ये सब भारतीय
मूल्य हमें उस समय से ही जानने को मिलता है। न्याय और करुणा की भावना जो है, जैसे रामायण में राम का करुणा और न्याय के प्रति जो के साथ जो है न्याय वो करना था, राज्य करना था, है ना, तभी जो है न्याय के साथ ही उन्होंने राज्य किया, है ना, राम राज्य जो हम बोलते हैं, है ना, तो उन्होंने जो है एक आदर्श राजा होने का जो है उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है उस समय से। भ्रातृ प्रेम और मित्रता देखने को मिलती है हमें, है ना, कि भाइयों के प्रति जो प्रेम था, जैसे पांडवों में भी जो प्रेम था, है ना, जो भ्रातृ प्रेम था, वो जो है हमें रामायण काल में इनका भी देखने को मिलता है, भरत का, है ना। भरत ने अपने भ्रातृ प्रेम की वजह से श्री राम का सिर्फ खड़ाऊ को रख करके उनके आने तक का वेट किया और शासन को चलाया, है ना, तो ये हमें देखने को मिलता है। मित्रता, है ना, जैसे उनका सुग्रीव और राम की मित्रता, श्री हनुमान जी और श्री राम की मित्रता, तो ये सब देखने को मिलता है हमें। और जैसे उनमें भी देखते हो कि कौरवों में भी जो देखने को मिला, है ना, वो भी मित्रता क्या है, क्या नाम था उनका, तो कर्ण और दुर्योधन के बीच मित्रता। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन क्योंकि अपनी मित्रता के लिए उन्होंने अपने जान न्यौछावर कर दिया, है ना, तो ये सब अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद जो है जैन धर्म का जो प्रभाव था वो हमें देखने को मिलता है उस समय। अहिंसा की जो भावना है ना, वो हमें देखने को मिलती है जैन धर्म से। उसी से जो है फिर गांधी जी ने अहिंसा की जो सिद्धांत है उसको लिया। अपरिग्रह की जो सिद्धांत है या मूल्य है वो हमें जैन धर्म से मिलता है। अपरिग्रह मतलब कि भौतिक वस्तुओं के प्रति जो है ज्यादा हमें लगाव नहीं रखना चाहिए, है ना, भौतिक वस्तुएं जो है उसके प्रति हमें मोह नहीं रखना चाहिए, ये अपरिग्रह बताता है ना। अनेकांतवाद मतलब कि बहुत से जो धर्म मानने वाले हैं, बहुत से जो अपना अपने विचार हैं, सबको जो है समाहित करने का जो मूल्य है वो हमें क्या किससे मिलता है, जैन धर्म से मिलता है। उसके बाद बौद्ध धर्म के जो 4 सत्य हैं, है ना, वो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जीवन दुख से भरा हुआ है, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा का निवारण संभव है और निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। मतलब 8 मार्ग बताए, जैसे हमारे में 4 पुरुषार्थ बताए ना, वैसे ही उन्होंने भी जीवन को सफल बनाने का या मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया जो 8 हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आदि शामिल है ना। समानता और बंधुत्व का जो है भावना भी हमें बौद्ध धर्म से देखने को मिलता है। उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव रहा। भक्ति और सूफी आंदोलन में हमें किस टाइप के मूल्य मिले, जैसे कि समानता और भाईचारा, है ना। पहले हम भक्ति आंदोलन को देखते हैं तो भक्ति आंदोलन में समानता और भाईचारा देखने को मिला। इस समय के जो प्रमुख जो संत थे, जैसे कि कबीरदास, रविदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि ने हमें समानता सिखाया। तो इसमें क्या है, जातिगत जो भेदभाव था उसको नकारा गया, है ना, उसको हटाने का प्रयास किया गया। जैसे कबीर जी का एक प्रसिद्ध दोहा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान, है ना, कि साधु के ज्ञान को आप देखिए, उसकी जाति को मत देखिए कि उसकी जाति में पैदा हुआ या किस जाति का उसमें ठप्पा लगा है ना। जैसे तलवार का मोल होता है, म्यान का मोल नहीं होता। म्यान तो कुछ भी हो सकता है, मेन तो तलवार है ना, तलवार में जो क्वालिटी है उसको देखिए, ये कहने को मतलब कहा गया है ना। प्रेम और भक्ति बताया गया इसमें। भक्ति जो आंदोलन था इसमें प्रेम और भक्ति, जैसे मीरा का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, है ना, तो ये दिखाया गया। इस समय साधु संतों का बहुत प्रभाव रहा, तो जिससे जो है समाज में जो है बहुत सारे जैसे करुणा, है ना, प्रेम, त्याग आदि जो मूल्य हैं इससे हमें मिलते हैं। ठीक है। उसका सूफी आंदोलन जो है, सूफी आंदोलन मतलब कि जो क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म के साथ ही भारत में आया। ठीक है, तो इसमें भी हमें बहुत सारे ईश्वर और प्रेम का मूल्य देखने को मिलता है। ठीक है, कि हमें प्रेम के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की भावना भी हमें सूफी आंदोलन से देखने को मिलती है, जो हमें अभी जो है हमारे भारतीय संविधान का मूल तत्व है। साधना और सादगी भी हमें जो है सूफी आंदोलनों से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, भारतीय मूल्य जो है प्राचीन काल में। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में किस टाइप के भारतीय मूल्य आए, है ना। जो ब्रिटिशों ने, जब अंग्रेजों ने हम पे शासन किया तो उस समय क्या हो, उस समय काफी बदलाव देखने को मिला हमें। ठीक है, तो उसको देखेंगे। पश्चिमी जो शिक्षा है उसके प्रभाव के कारण जो है मूल्य में नए सिरे से जो है बदलाव देखने को मिला। जैसे कि क्या होता है,
बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जो बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं उनका जो है विरोध किया गया। जैसे कि क्या था, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव, है ना, इनको जो है मिटाने का प्रयास किया गया। ये किसमें हुआ? ब्रिटिश काल में ही हुआ, जब ब्रिटिश लोगों ने हमें काफी कुछ सिखाया, हमें ज्ञान दिया। उनका जो विचार था वो कुछ मामलों में अच्छे ही थे, है ना। वो बिल्कुल भी बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, इस सारी टाइप की चीजों पर बिलीव नहीं करते थे। विधवा पुनर्विवाह, हमारे यहाँ विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था पहले, है ना, जब तक। तो ब्रिटिश के आने से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो उस समय जैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोग हो गए, है ना, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि ने प्रयास किया सामाजिक बुराइयों को हटाने का। तो इससे क्या है, एक नए मूल्य स्थापित हुए। महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा का मूल्य हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कि सत्य के लिए आग्रह करना है, अहिंसा हम का पालन करना है हमें, कि मन से, वचन से और कर्म से हम किसी को नुकसान या चोट ना पहुंचाए, ठीक है। स्वदेशी और स्वावलंबन का, कि हमें स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका हमें मूल्य देखने को मिलता है। सामाजिक सुधार का मूल्य देखने को मिलता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, कि छुआछूत, जातिवाद जो है सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी कुछ मूल्य देखने को मिलती है। स्वतंत्रता के बाद जैसे हमारा पूरा संविधान है जो है वो देखने को मिलता है। संविधान और अधिकार, मौलिक कर्तव्य हमें मूल्य देखने को मिलता है। धर्मनिरपेक्षता का जो है भावना हमें देखने को मिलता है। धर्मनिरपेक्षता मतलब कि सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना है, किसी को हीन भावना से नहीं देखना है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये भावना, है ना। धार्मिक सहिष्णुता, है ना, हर धर्म के प्रति जो है हमें सहिष्णु होना चाहिए, ये सिखाता है, ठीक है। समानता और न्याय की भावना, यह हमें हमारे संविधान से मिलता है, ठीक है। उसके बाद वैश्वीकरण और भारतीय मूल्य। तो वैश्वीकरण जो आया उसकी वजह से कौन सा हमें भारतीय मूल्य में कैसे परिवर्तन देखने को मिला। जैसे आर्थिक प्रगति और उपभोक्तावादी जो विचारधारा है, यह हमें देखने को मिलता है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। अब संस्कृति का संरक्षण करना भी एक चैलेंज हो गया है। क्या है, पश्चिमीकरण का जब से प्रभाव आया है, तो हमारा जो संस्कृति है उसको संरक्षित करना भी एक चैलेंज हो गया है, एक क्या बोलते हैं, एक टास्क हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे हमारी जीवन शैली जो है आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से जो है हमारी जो मूल संस्कृति है या मूल जो मूल्य है वो छूट ना जाए, ये भी एक हम संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। परिवार और सामाजिक संरचना में बदलाव देखने को मिला है, ठीक है, वैश्वीकरण के प्रभाव से। जैसे कि संयुक्त परिवार जो है उसको बनाए रखने में अभी हमको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त परिवार लगभग टूट चुके हैं, अब जो है एकल परिवारों में बदल चुका है। तो ये हो गया। वृद्धों और बच्चों के स्थान में जो है परिवर्तन आ चुका है। वृद्धों का अब उतना सम्मान नहीं रह गया जैसे पहले होता था, है ना। तो ये सब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब भारतीय जो सामाजिक मूल्य है उनका वैश्विक प्रभाव देखते हैं। विश्व पर क्या का प्रभाव रहा। जैसे कि भारतीय जो योग और दर्शन है, जैसे योग का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। हम आज जो है 21 जून को विश्व जो है योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारतीय मूल्य ही हैं जिनका विश्व स्तर पर प्रभाव देखने को मिला है ना। तो भारतीय प्रवासी और संस्कृति का प्रसार हुआ है। हमारे जो संस्कृति है, जैसे खान पान है ना, जो हमारे क्या बोलते हैं, लोक नृत्य है, संगीत है, सिनेमा है, इसका प्रसार हुआ है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। जो भारतीय खान पान में जैसे भारतीय मसाले हैं, भोजन है, व्यंजन है, इनका भी विश्व स्तर पर प्रसार हुआ है। भविष्य में जो है भारतीय मूल्य कैसे होंगे उनको देखते हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव से जैसे मैं बता चुका हूं कि हमारी संस्कृति को बचाए रखने में संघर्ष हो रहा है, ठीक है। तकनीकी और डिजिटल युग आने से भी हमें जो है हमारी संस्कृति को बचाए रखने में एक चैलेंज मिला है, ठीक है। लैंगिक समानता जो है वो कानून में तो मान्य है कि स्त्री और पुरुषों को जो है लैंगिक समानता होना चाहिए, लेकिन फिर भी आज भी प्रैक्टिस में हम जो है महिलाओं को उतना सम्मान नहीं देते हैं। सामाजिक रूप से अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, क्या बोलते हैं, कानून और संविधान ये मानता है कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हमें ट्रीट करना चाहिए। लेकिन आज भी हमारी सामाजिक जो भारतीय समाज की जड़ों में इतनी गहरा व्याप्त है जातिवाद कि उसको मिटा पाना एक चैलेंज है, एक संघर्ष है। क्योंकि कुछ लोग जो है अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। आप में कितनी भी अच्छी कर्म गुण योग्यता हो, लेकिन आप
उच्च जाति के व्यक्ति नहीं कहला सकते। तो आज इसको समाप्त करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो मेरा सबसे निवेदन है कि पुस्तक लेके आप बैठा करिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर चीज को लिख के नहीं बता सकता, मैं पुस्तक से देख के ही बताता हूं। तो आप पुस्तक लेके बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा आसानी से। तो ये हम पहला चैप्टर आज समाप्त होता है भारतीय मूल्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि हमारे जो भारतीय मूल्य हैं उनका क्या इतिहास रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आश्रम और पुरुषार्थ के बारे में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप इतने देर से बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।